नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष मयूर व्यास सर, अशोक बसी जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अशोक सर, केसीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, विकसित भारत को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो अभी ये योजना आई है मनरेगा के जो विषय के ऊपर आई है, जिसमें इन्होंने बहुत सारे आप कांग्रेसियों को देख रहे होंगे जो किंतु परंतु लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये समझिए, मनरेगा के मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उनको, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनको जहां राम का नाम आता है, जीवी राम जी जो योजना का नाम है, शायद इनको राम के नाम से घृणा हो जाती है। आप सोच समझ के देखिए, मनरेगा में जो पहले मिल रहा था और वो जो जो अब दे रहे हैं इस योजना के तहत, उस बात को आपको समझना चाहिए। पहले हम 100 दिन का काम देते थे, अब 125 दिन का काम दे रहे हैं। पहले हम उनको 15 दिन बाद पैसे मिलते थे, अब उनको एक हफ्ते बाद पैसे दे रहे हैं। पहले होता क्या था, एक बड़ी दिक्कत ये भी आ रही थी कि उसकी वजह से ना, जैसे मनरेगा की वजह से, इस योजना की वजह से दिक्कत ये आ रही थी कि जो खेती किसानी के मजदूरों में कुछ जिस समय खेती किसानी का काम होता था उस समय उनको लेबर की प्रॉब्लम आती थी, किसानों की बहुत सारी बात आ रही थी, व्यापारियों की भी बात आ रही थी। तो सरकार ने यह भी सोचा कि इस विषय को हम थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं कि जो खेती किसानी के 60 या 70 दिन जो भी ओवरऑल होते हैं उसको हटा के भी इसके बाद, ताकि उनको भी राम जी योजना के तहत मिल जाए। लेकिन पता मेरे को समझ नहीं आया कि विपक्ष किस बात का विरोध कर रहा है, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, इन्होंने इस नाम से इनको दिक्कत आ रही है कि हम गांधी जी का नाम, आप ये समझिए, गांधी जी के आराध्य थे प्रभु श्री राम, उनके नाम के ऊपर, अगर गांधी जी के आराध्य के प्रभु श्री राम के नाम पर, जो जिनके ऊपर गांधी जी से जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी तब भी उनके मुंह से जिनके हे राम निकला था, उस राम का विरोध कर रहे हैं कांग्रेसी। ये इनका दिवालीपन बता रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जितनी इस प्रकार की हरकत करेंगे, ये अपनी हार सुनिश्चित करते हैं और ऐसे लोगों को देश की जनता किसी भारत में नहीं पकड़ने। तो क्या कहते, कांग्रेस क्या सिर्फ राजनीति कर रही है सर? कांग्रेस सिर्फ मुक्तापूर्ण बातें कर रही है, राजनीति भी नहीं कर रही है, मुक्तापूर्ण बातें कर रही है। ऐसी मुक्तापूर्ण बातें करने का कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस कोई इसी विषय पे कर रही है, कांग्रेस हर विषय पर इसी प्रकार की मुक्तापूर्ण बातें करती है। देखिए, कांग्रेस ने धारा 370 हटाने का विरोध किया, 3 तलाक का विरोध किया, जब और जितने भी इस देश के राष्ट्रीय हित के जो मुद्दे होते, कांग्रेस हर विषय का विरोध करती है और इसीलिए इस विषय का विरोध। वही सर, अशोक जी आपसे एसआईआर पे भी जानना चाहेंगे, क्या लगता है सर? देखिए, ऐसा ही कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आता, 1952 से जो लगातार ऐसा ही होता आ रहा है, हर 10-15 सालों में होता रहा है। सबसे पहले नेहरू जी के समय हुआ था, उसके बाद मनमोहन सिंह जी के समय पर भी हुआ था। ये लगातार ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंदर से निकलना जरूरी होता होता क्या है कि जो डेथ वगैरह हो जाती है या जो कोई होती है, कुछ जो वोटर इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको हटाना चाहिए। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात, जो घुसपैठिए जो घुस आए थे, आप ये समझिए, मैं इस विषय पर ये कहना चाहता हूं, अभी बंगाल की लगभग 2 करोड़ 1,96,00,000 वोटर्स की लिस्ट को जो उसको सस्पिशियस रख दिया है। आप सस्पिशियस का मतलब समझिए कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई 44 साल का 45 साल का आदमी पहली बार वोट बनवा रहा है, तो उसके बारे में सोचना तो पड़ेगा ना। उसके अगर डॉक्यूमेंट, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सिर्फ हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को हिस्सा लेने का हक है। अब हम किसी भी बंगाली के, किसी बांग्लादेशी के आधार पर या किसी रोहिंग्या को याद कह दे सकते हैं कि वो हमारे लोकतंत्र के पर्व में, हमारा मतलब लोकतंत्र के पर्व में भाग ले, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यही चाहते हैं। आप ये समझिए, मैं इतने बड़े स्तर पर, मैं कह रहा हूं, ज्ञानेश कुमार जी ने इतना बेहतरीन काम किया है। लोग याद करेंगे, अगली पीढ़ियां याद करेंगे कि इतने बारीक तरीके से इस एसआईआर के विषय पे काम हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से ज्ञानेश कुमार जी इस विषय को ले रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई आप तो इस विषय में बोल रहे हैं। देखिए, गणेश कुमार जी की एक लिमिटेशन है, क्योंकि वो ऐसे हर बात का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को बोलना पड़ता है। वरना गणेश कुमार जी अपने आप में सक्षम है इस विषय, हर विषय पर इस बात का जानकारी देने के लिए। बिल्कुल सही बात कही सर, अब बिल्कुल होना भी चाहिए इन चीजों को लेकर। ज्ञानेश कुमार जी बढ़ चढ़ के आवाज उठाते भी रहे हैं। सर, आपसे जानेंगे, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है सर। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के काफी सारे कार्यकर्ता रोड पर हल्ला बोलकर नारा लगाते थे। आज वो कार्यकर्ता कहाँ है? आज उस प्रदूषण को लेकर कोई बात क्यों नहीं करता सर? देखिए, बिल्कुल मैं मानता हूं कि प्रदूषण है और प्रदूषण ज्यादा है, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन सबको ये भी समझना चाहिए कि ये सरकार भी हमारी अभी 9-10 महीने की सरकार है। इस सरकार के दौरान जो ये अभी
दीपावली के बाद से ये तुला प्रदूषण का हुआ है, वरना अब तक ठीक चल रहा था। देखिए, रेखा गुप्ता जी की सरकार, हमारे सारे मंत्री, हमारे सभी विधायक लगातार प्रयासरत हैं और इतना बेहतर तरीके से इसके अंदर जुटे हुए हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा सोचना है कि हम अगले वर्ष हम इससे बहुत बेहतर मतलब हवा के अंदर सांस ले पाएंगे। अभी भी बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं, पहलों की अपेक्षा इस बार फिर भी पहले से बेटर है, लेकिन है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैं ये नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं कि प्रदूषण है, लेकिन इसके अंदर हम बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं। और अगले वर्ष तक, क्योंकि देखिए 15 साल कांग्रेस, उसके बाद लगभग 11-12 साल आप आम आदमी पार्टी का सरकार, इन लोगों ने इस विषय पर कुछ भी नहीं किया, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही है। लेकिन हम बहुत शीघ्र इस पर पार पाएंगे और अगला वर्ष यानी कि 2026 में इस प्रदूषण के स्तर को हम लगभग आधा करने की स्थिति में आ जाएंगे, ऐसा मुझे यकीन है। यकीन इसलिए है क्योंकि रेखा गुप्ता जी सरकार, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में पराली वगैरह को जलाया जा रहा है, उससे भी क्या प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है सर? देखिए, ये तो एक कारण होता है क्योंकि दिल्ली की एक ऐसी स्थिति है, दिल्ली का अपनी परिस्थिति दिल्ली के पास बहुत ज्यादा नहीं होती है, दिल्ली के पास पराली वगैरह से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, उसके ऊपर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि अगले वर्ष हम इससे इससे बहुत बेहतर स्थिति के अंदर होंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। बिल्कुल समय लग सकता है प्रदूषण को लेकर, क्योंकि काफी लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सरकार भी रही है, वो कहीं ना कहीं इस प्रदूषण के मामले में पूरी तरह से फेलियर साबित हुई है। सर वहीं दूसरी ओर बात कर लेते हैं, आप पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, बाबरी मस्जिद की बात करते हैं। मस्जिद को बनाया जा रहा है सर, वहाँ पर बाबरी के नाम से मस्जिद को बनाया जा रहा है, किस हद के लिए आपको ठीक लग रहा है? वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो हिंदुत्व की बात करती है सर, तो ये सारी बातें उनके मामले आगे आप बढ़ चढ़ के आ भी रहे हैं, परंतु भारतीय जनता का पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस बड़ी समस्या को लेकर जागरूक नहीं है सर। देखिए, कोई किसी भी नाम से मस्जिद बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मस्जिद एक यानी कि जहां पर आप नमाज पढ़ सकते हो, वो विषय है। विषय मात्र इतना है कि बाबर बाबर से इतना इतना प्रेम क्यों? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई भी मुस्लिम बाबर के खानदान का नहीं है, और मेरे ख्याल से कोई बाबर कोई बहुत बड़े गर्व का विषय भी नहीं है कि भाई बाबर एक चरित्रहीन व्यक्ति था, उसके बारे में सबको जानकारी है। ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति के नाम पर आपने मस्जिद बनाकर, मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद अपने इस्लाम का भी बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अब्दुल मौलाना अपने आजाद साहब के नाम पे बनाइए, और बहुत सारे इतने बढ़िया बढ़िया मुस्लिम लोग हैं उनके नाम पर बनाइए, अब्दुल कलाम के नाम से, अब्दुल कलाम नाम जी के नाम पर बनाइए। आप बाबर से ही प्रेम क्यों? बाबर से प्रेम वो इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि दूसरे समाज को पीड़ित करने का वो देखिए, जब आप इस प्रकार की बात करेंगे, इस प्रकार की आप शरारतें करेंगे, तो जाहिर बात है कि दूसरे को बुरा लगेगा। आप अपने, मैं कह रहा हूं, जिसने बनाया वो अपने नाम पर बनाए, अपने पिताजी के नाम पे बनाए, उनके पिताजी के नाम पर बनाए। बाबर से क्या प्यार हो गया इनको? ये बाबर से जो प्यार है ना, ये इनकी मुश्किलों का कारण है, और ये लोग चिढ़ाने की वजह से किया है, और ऐसा बहुसंख्यक समाज को इस प्रकार से चिढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी योजना नहीं है। बाबर के नाम पर मस्जिद हिंदुस्तान के लोग पसंद नहीं करेंगे, मुस्लिम भी पसंद नहीं करेंगे उसको, ऐसा मुझे। नमस्कार साथियों, मैं अशोक वशिष्ठ। मेरी केजरीवाल जी के पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री सौरभ भारद्वाज जी से हाथ जोड़कर आग्रह है कि कृपया अपने विधायकों को, अपने पार्षदों को ऐसी हरकतें करने से रोके जैसे त्रिलोकपुरी के विधायक की जो हरकत पकड़ी गई है। आप कूड़े में आग लगाकर अगर दिल्ली वालों को प्रदूषित हवा में जीने के लिए जो मजबूर कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपको शोभा नहीं देता। आप विपक्ष के नेता हैं, आपको विपक्ष के नेता की तरह मजबूती से अपनी बात तो रखने का हक है, लेकिन दिल्ली को बर्बाद करने का हक नहीं है। दिल्ली की जनता ने आपको वोट नहीं दिया, आपको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इसका बदला आखिर कब तक आप लेंगे? दिल्ली की जनता आप जैसा अनारकी लोगों को अब कभी नहीं चुनने वाली है, लेकिन आप जिस प्रकार की हरकत कर रहे हो, ऐसे आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। और मेरा ऐसा कहना है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनके सभी विधायकों को और पार्षदों को भी इससे बात पता चल जाएगी कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो जेल में जाने के हकदार होंगे। उनके पार्षद के खिलाफ जो हरकत करते में लगभग पकड़ा गया, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी इस तरह से बाबर के नाम से मस्जिद बनाया जा रहा है। ममता सरकार की बात की जाए तो एक विधायक को अलग करके उन्होंने इस तरह का काम सौंप दिया गया। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं पश्चिम बंगाल के अंदर ममता जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है? देखिए, ममता जी ने ये गेम खेला है। ममता जी को मुस्लिमों का कोई बेनिफिट तो वो कर नहीं पाई। उन्होंने कुछ गुंडे खड़े किए मात्र, जो उस गुंडे चारों तरफ को लूटने के अंदर काम करते थे।
उन्होंने तुष्टीकरण करने के तहत एक अपने विधायक को निकाला। विधायक को भी अभी तक पार्टी से नहीं निकाला था, विधायक को भी मात्र नोटिस दिया हुआ है। अगर अब उनको ऐसा लगता था, देखिए किसी का स्टेटमेंट भी था, मैं उसको अभी मेरे को शायद नाम याद नहीं आ रहा, उसने ये कहा था कि अगर उसको ऐसा था, अगर उसको ममता जी को उस चीज से दिक्कत थी तो ममता जी को उसको गिरफ्तार करा लेना चाहिए था, अगर आप उसका विरोध कर रहे थे। ममता जी उसका विरोध नहीं करे। ममता जी तुष्टीकरण की नीति के तहत जो लगातार अब तक काम करते आ रही हैं, उसी के तहत वो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ावा देने की कोशिश की है। लेकिन ममता जी को इस बार पश्चिम बंगाल की जनता बहुत बुरी तरह सबक सिखाने वाली है, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति को जैसे सारे देश में फेल हो रही है, जैसे बिहार में फेल हुई है, ऐसे इस बार बंगाल में भी फेल होने वाली तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, जो अन्य समाज के लोग हैं, दो मुस्लिम की बात की जाए तो मुस्लिम भी दो भागों में बटा हुआ है सर। एक भाग कुछ और बोलता है, एक भाग कुछ और बोलता है। इसको लेकर भी थोड़ा स्पष्ट कर दे सर है। आप। देखिए एक बात सुनिए, मुस्लिम समाज में कुछ लोग हैं, कुंठित लोग हैं, जो इस तरह की हरकतों को करते हैं। बाकी मुस्लिम समाज को इससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले एक टीवी में न्यूज देख रहा था, उसमें मध्य प्रदेश में जगह थी, मुस्लिम को वहां नमाज नहीं पढ़ने दे रहा, इसलिए उसको मस्जिद के ऊपर ताला लग गया। इस प्रकार की हरकतें कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये बेवकूफाना हरकत है। मुस्लिम समाज भी आगे बढ़ रहा है, जैसे देश की 140 करोड़ लोग जनता आगे बढ़ रही है, इसी प्रकार से मुस्लिम समाज के लोग भी देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। और सभी मुस्लिम देशों में मोदी जी का एक इतना बड़ा औरा बन चुका है, जो वहां पर सारी व्यवस्थाओं को ठीक चला रहा है। ये यहाँ के जो कुंठित लोग हैं, जो तुष्टीकरण करना चाहते हैं, मात्र वो इन चीजों को कर रहे हैं और इनका ये प्रभावहीन हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग भी इन लोगों से अब बहुत पसंद नहीं करते हैं ऐसी हरकतों को। मुस्लिम समाज एक आगे बढ़ने के लिए तैयार है और मोदी जी उनको नेतृत्व देने के लिए तैयार है। अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, SIR के विषय पे सब अपनी मजबूती से अपने अपने कागज भरिए। मोदी सरकार आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम करना चाहती है और कर रही है। देश हित के अंदर सारे सर्वोपरि जो काम किए जाने चाहिए वो हो रहे हैं, जो कितने सालों से नहीं हो पा रहे थे वो सब हो रहे हैं। आप सब ईमानदारी के साथ जिस प्रकार से मोदी जी अपना सर्वस्व लगा रहे हैं, ऐसे हम सब लोगों को मिलकर मोदी जी का साथ देना चाहिए। 2047 हमारा लक्ष्य है कि हम 2047 के अंदर विकसित राष्ट्र में जाएंगे और उसके अंदर हम जितने भी हमारे देशवासी हैं वो सारे के सारे विकसित राष्ट्र में जाएंगे। इसलिए सभी लोग मजबूती के साथ मोदी जी का साथ दीजिए, क्योंकि किस्मत से हमें ऐसा नेतृत्व मिला है और सालों के बाद ऐसा नेतृत्व मिला है और हम सबको इनका साथ देना चाहिए। अंत में एक बात छूट गई थी सर मेरी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का जन्म दिवस पे सशक्त नमन भी कर सकते हैं आप? जी जी, 25 तारीख का। अटल जी तो देखिए, अटल जी को तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि हमने अटल जी को पहले सुना, भाजपा को बाद में जाना। हमने अटल जी से सुन के भाजपा को जाना है। तो अटल जी तो देखिए, मेरे को एक लाइन लगी थी भाजपा कार्यालय के पास, एक समय लग रही थी, मेरे को बड़ी शांति मिली थी, क्योंकि अटल जी के जाने से मैं बहुत व्यथित था मन से। तो वहां पर एक लाइन लग रही थी कि कूद से क्यों डरूं, मैं लौट के आऊंगा। तो मेरे को उन लाइनों ने मेरे को बहुत शांति दी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि ऐसा लगा था कि अटल जी कहना कि मैं वापस आऊंगा, आप घबराइए मत। और मुझे ऐसा लगता है कि अटल जी के रूप में हम मोदी जी का जो हमको वर्चस्व मिल रहा है वो लगभग हमारे को उसी प्रकार की स्थिति है। तो अटल जी को तो नमन है ही, ऐसा कोई देश का आदमी नहीं है। अजात शत्रु थे अटल जी और उनको तो भरपूर नमन है। और 25 तारीख को हम सब लोग जाएंगे और वहां पर उनको अपनी श्रद्धांजलि देंगे। बिल्कुल, अटल जी तो ऐसे नेता थे, उन्हें विपक्ष भी प्यार करता है। अजात शत्रु थे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।